ma'am. Good Good afternoon, ma'am. afternoon. On Good Good afternoon behalf to afternoon, of everyone. of Urvi. Good afternoon, ma'am. Good on behalf of afternoon. Team APG we would like to heartily welcome one of our alumni, Ms. Deepa Gupta. She did her both MSc and BSc from BHU. After that, she had qualified CSR JFR and also with a good rank in GATE. She then appeared for UPSC geologist and then secured first rank in the post of hydrogeologist. With such achievement, we would like to request Deepa ma'am to share some of her preparation strategies in a more elaborate way. Deepa ma'am, please continue. Okay. Good afternoon, everyone. First of all, I'm very thankful to APG committee member for organizing this and inviting me to interact with my juniors. So today I'm going to share my strategy for GSI preparation. सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग कॉपी और पेन को अपने पास रखिए ताकि मैं जो भी आपको बताऊं उसे आप लिखते चलें ताकि आपके जीएसआई की प्रिपरेशन के लिए वो आपको हमेशा याद रहे। तो जो भी क्वेरीज होगी आप बीच बीच में पूछते रहिएगा या आप लास्ट में भी पूछ सकते हैं। सबको मेरी बात समझ आ रही है, सुनाई दे रहा है? Yes ma'am, you are loud and clear. ओके तो मैं बहुत सारी चीजें यहाँ शेयर करूंगी जैसे जीएसआई के लिए इम्पोर्टेंट बुक्स और प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी बताऊंगी, मेंस की स्ट्रेटजी के नोट्स आप कैसे बनाएं एंड आंसर राइटिंग जो सबसे मेन प्रॉब्लम है जीएसआई के लिए जो सच में आना चाहिए जो भी जीएसआई एस्पिरेंट है उनके लिए मैं आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी बताऊंगी और हाउ टू राइट योर मेंस इन जीएसआई एग्जाम वो मैं आपको बताऊंगी कि आपको जीएसआई एग्जाम में अपना मेंस कैसे देना है, कैसे लिखना है। इसके साथ मैं आपको इंटरव्यू के लिए भी कुछ टिप्स दूंगी कि इंटरव्यू आपको कैसे प्रेजेंट करना है। ओके अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप बीच में पूछ सकते हैं या आप लास्ट में भी पूछ सकते हैं। ओके सबसे पहले मैं जीएसआई के लिए इम्पोर्टेंट बुक्स आपको बताऊंगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस बार जो जीएसआई का जो भी सिलेबस है वो थोड़ा चेंज हुआ है प्रीवियस के अकॉर्डिंग। हम लोग के टाइम पेपर जो होते वो 5 होते थे बट अब 3 होते हैं। तो उसके हिसाब से जो सेक्शन है सेक्शन में भी कुछ टॉपिक्स में चेंजेस आए हैं। तो अगर आपके पास सिलेबस है तो आप सिलेबस उठाइए और सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी कि पहले आपको जीएसआई के लिए कौन सी बुक्स पढ़नी है और कौन से इंपॉर्टेंट नोट्स आपको एक्चुअली हेल्प करेंगे आपके नोट्स मेकिंग के लिए। ओके आप सबको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर आ रही है? Yes, ma'am. Yes ma'am. ओके मैं सबसे पहले मेंस का जो हमारा सिलेबस है मैं उससे स्टार्ट करूंगी। अगर आप मेंस के सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं उसके अकॉर्डिंग बुक्स पढ़ लेते हैं तो प्रीलिम्स के जो पेपर 2 के पार्ट है वो आप अपने आप कवर कर ले जाएंगे। तो जियोलॉजी पेपर 1 में जो आपके सेक्शन ए है फिजिकल जियोलॉजी एंड रिमोट सेंसिंग उसके लिए मैं आपको बुक्स बताऊंगी। इसके अलावा मैं सबके लिए बुक्स बताऊंगी, वो आप कॉपी और पेन में लिखते जाइए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने एक्चुअली बहुत सारे सीनियर से पूछा था, उसको मिला करके मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आपको इसके अलावा कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। जो चीज मैं आपको बता रही हूँ उस चीज को अगर आप कवर कर लेते हैं तो ये आपके जीएसआई में आप अच्छे रैंक हासिल कर सकते हैं अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो। अगर आप बीएचयू के स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए और भी अच्छा है क्योंकि बीएचयू के लिए भी मैं बहुत सारे नोट्स में बताऊंगी कि बीएचयू में कौन से नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई स्टूडेंट है जो बीएचयू से अलग यूनिवर्सिटी का है या मुझे कांटेक्ट कर सकता है, मैं नोट्स दे दूंगी। तो सबसे पहले मैं शेयर करूंगी फिजिकल जियोलॉजी का। तो फिजिकल जियोलॉजी के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट एक बुक है सविंदर सिंह की बुक। सविंदर सिंह की बुक से आप जो भी आपका सिलेबस है लाइक इंटरनल स्ट्रक्चर एंड लैंडफॉर्म जो है डिफरेंट जो लैंडफॉर्म बनते हैं ये आप सविंदर सिंह की बुक से पढ़ सकते हैं। बहुत सारी बुक्स मैं बताऊंगी लेकिन उसके अलावा मैं 3 बुक्स का नाम लूंगी जो एक्चुअली में अगर आप नहीं पढ़े तो जीएसआई क्लियर नहीं कर पाएंगे। बांगर, महापात्रा और अर्थ मटेरियल ये तीनों आपको बीएससी से ही पढ़ना चाहिए और नहीं पढ़ा है तो एमएससी में पढ़ लीजिए, बहुत बड़ा इशू नहीं है। बट ये तीनों बुक आपके जीएसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक टॉपिक यहाँ पे आपको जीएसआई में कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस पैदा करेंगे। तो आप फिजिकल जियोलॉजी के लिए आप बांगर में जो फिजिकल का पोर्शन है उसको पढ़िए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप सविंदर सिंह की बुक पढ़िए। ये सविंदर सिंह की बुक में सब कुछ कवर है।
थोड़ा लेंदी है, बहुत ज़्यादा है, बट कोशिश कीजिए कि पढ़ के आप शॉर्ट में नोट्स बना लें। नोट्स बना लेंगे तो आपको एंड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके अलावा फिजिकल जियोलॉजी में अगर आप बीएचयू के स्टूडेंट हैं तो पी घोष सर के नोट्स ज़रूर पढ़िएगा। उन्होंने जो क्लास नोट्स बताई थी, क्लास नोट्स उन्होंने जो दिया है, जो उन्होंने लिखवाया है, वो एक्चुअली बहुत हेल्पफुल करेगा जीएसआई मेंस के लिए। इसके अलावा मैं रिमोट सेंसिंग पे आती हूँ। रिमोट सेंसिंग में अगर आप बीएचयू के स्टूडेंट हैं, तो बीएचयू के स्टूडेंट ये सुने कि वैभव सर का नोट्स, कुलदीप सर का नोट्स और घोष सर का नोट्स, ये तीनों नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली मुझे लगता है कि जीएसआई का पेपर ही इनके नोट से आ जाता है, कभी-कभी मुझे ऐसा फील होता है। क्योंकि मैंने जो भी लास्ट ईयर के पेपर देखे हैं, जो मैंने अभी मैं जो जीएसआई दी हूँ, उसमें रिमोट सेंसिंग के जो कुलदीप सर के नोट्स हैं, उनसे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। वैभव सर के नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, घोष सर के। ये तीनों नोट्स जो भी हमारे बीएचयू के प्रोफेसर हैं, सीरियसली ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे हैं तो उन्हें मिल जाएगा। अगर अगर आप बुक पढ़ना चाहें तो आरपी गुप्ता की बुक पढ़ सकते हैं। आरपी गुप्ता की बुक में सब कुछ है। सर भी वहीं से नोट्स बनाते हैं, उसे पढ़ लीजिए। इसके अलावा रिमोट सेंसिंग में जो लैंडसेट है, आईएलएस है, जो भी हमारे सैटेलाइट हैं, ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुलदीप सर ने सारे इसके नोट्स दिए थे। उनका जो पीडीएफ है उसमें सब कुछ है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट जो भी उन्होंने लिखवाया है ना, उसको आप मेंस में लिख दीजिए, आपको नंबर मिल जाएंगे। बहुत अच्छे नोट्स हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में आने से पहले मैं थोड़ा और बताऊंगी, लाइक एरियल फोटोग्राफ्स जो रिमोट सेंसिंग के पोर्शन है। इसमें जो भी बीएचयू के सिलेबस है ना, सॉरी, जीएसआई की जो सिलेबस है, टाइप्स, स्केल, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, एलिमेंट ऑफ इमेज इंटरप्रिटेशन, जो भी सिलेबस है ना, ये वैभव सर के नोट्स में सब कुछ है। वैभव सर का नोट्स पढ़िए और उसको बार बार रिवाइज कीजिए। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, मल्टीपल रिवीजन एंड लिमिटेड रिसोर्सेज, ये आपको कामयाबी की ओर ले जाएंगे। बहुत सारा पढ़ने की नहीं जरूरत है, थोड़ा सा पढ़ो लेकिन ज्यादा पढ़ो। उसी चीज को बार बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, बस वही काम आएगा। कॉन्सेप्ट ही आपका काम आएगा। कॉन्सेप्ट अगर नहीं है तो मेंस नहीं लिख पाएंगे। कॉन्सेप्ट का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आपके मेंस एग्जाम में इतना आपके पास टाइम नहीं रहेगा कि जो आप रटे वो लिख सके। जो आपके दिमाग में है आप वही लिख पाएंगे। उसके अलावा अगर आपके दिमाग में जो चीजें नहीं है वो आप नहीं लिख पाएंगे, इसलिए कॉन्सेप्ट का हमेशा ध्यान रखिएगा। अब मैं आऊंगी स्ट्रक्चरल जियोलॉजी पर। स्ट्रक्चरल जियोलॉजी के लिए एक ही बुक है, ट्विस एंड मूरे। ट्विस एंड मूरे से सब कुछ कवर हो जाएगा। और हाँ, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई भी चीज, अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखते हो और उसके अकॉर्डिंग आप अपना नोट्स बनाते हो, नोट्स जो भी स्ट्रेटेजी, मेकिंग स्ट्रेटेजी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी मैंने एक हिसाब से मैंने अपना बनाया है कि पहले मैं आपको बताऊंगी कि जीएसआई के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा फिर मैं बताऊंगी कि आपको नोट्स कैसे बनाना है। ओके, तो अगर आपको कोई भी ऐसी चीज है जो आपको बुक्स में नहीं मिलती है, वो सीधे आप गूगल करो, गूगल पे डालो और गूगल से पढ़ो और उसको छोटा सा में नोट्स बना लो। वो नोट्स जो है वो एग्जाम के एक दिन पहले आपके बहुत काम आएगा, इवन कि 1 घंटा पहले एग्जाम के आपके बहुत काम आएगा। अगर आप वो नोट्स बना लेते हो ना तो आप जंग जीत लोगे। नोट्स बनाना यानी कि आप रैंकर हो गए हो। तो नोट्स जरूर बनाओ। स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में ट्विसन मूरे पढ़ लो और सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ो और सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स बनाओ। ट्विसन मूरे पढ़ने के बाद अगर आप बीएचयू के स्टूडेंट हैं तो वैभव सर के नोट्स जरूर पढ़ना। उनका नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई चीज नहीं है समझ आती इसमें जो आपको बुक्स में नहीं मिल रहा, वैसे स्ट्रक्चरल के लिए बहुत सारी बुक है लेकिन मैंने सिर्फ ट्विसन मूरे पढ़ा था, बीएससी में भी पढ़ा था, एमएससी में भी पढ़ा था, तो मैं इसके बारे में बता सकती हूँ। उसके अलावा मैंने कोई बुक्स नहीं पढ़ी थी। तो अगर आपको कोई चीज नहीं मिलती है तो बहुत सारे डिफरेंट बुक है, आप उनसे पढ़ के भी नोट्स बना सकते हैं। और नहीं कर सकते तो आप नेट से आप कर लो। नेट पे सब कुछ अवेलेबल है, नेट से डायरेक्ट आप नोट्स बना लो। सेडिमेंट्री पे आओ। सेडिमेंट्री के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अर्थ मटेरियल के जो 4 चैप्टर हैं, अर्थ मट जरूर पढ़ना है। वो अर्थ मटेरियल के बिना जीएसआई मुझे लगता है बहुत अधूरा है लिखना। अर्थ मटेरियल पढ़ लो, ऐसा लगता है कि वो सारी चीजों को एक ही मतलब वो सारे बहुत सारी चीजों को थोड़े से में दे करके उसने सब कुछ कवर कर रखा है।
तुम आप लोग अगर पढ़ेंगे तो उससे बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो सेडिमेंट्री में अर्थ मटेरियल के 4 चैप्टर, जो मुझे लगता है 8-9 तक के होगा शायद, जो भी होगा उसको आप ज़रूर पढ़िएगा। वो सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए, उससे आप नोट्स भी बना सकते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि गैरी निकोल्स पढ़िएगा। गैरी निकोल्स में सब कुछ है, सारे सिलेबस आप उसके अकॉर्डिंग कवर कर लीजिएगा। बेसिन वेसिन के क्वेश्चंस आते हैं, वो भी उसमें मिल जाएंगे। सीक्वेंस स्ट्रेटिग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या इम्पोर्टेंट है, हाँ, इन्वायरमेंट लाइक फ्लूवियल, ग्लेशियर, डेल्टा एंड बहुत सारे इसमें दिए हुए हैं। ये सब आप गैरी निकोल से कवर कर सकते हैं और उसके नोट्स बना लीजिएगा। और बीएचयू के अगर आप स्टूडेंट है तो इसके अलावा आप बीपी सिंह सर के नोट्स जरूर पढ़िएगा। बीपी सिंह सर के नोट्स एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस उसमें से आ जाते हैं और उनके एक्चुअली जो नोट्स है उससे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर होगा। तो वो आप पढ़ लीजिएगा अगर जो बीएचयू के स्टूडेंट है। बीएचयू के स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रही हूँ। और अगर बीएचयू के थोड़ा जो सिलेबस है ना वो जीएस है, तो हमारे सर शायद इसी को सोच करके अपना सिलेबस तैयार किए होंगे या नोट्स देते होंगे। यही कारण है कि बीएचयू के बच्चे थोड़ा जीएसआई में थोड़ा आगे होते हैं। और उसके अलावा पैलेंटोलॉजी, तो पैलेंटोलॉजी के लिए कोई भी बुक पढ़ लेना। मैं ऑनेस्टली मैंने सिर्फ बीएचयू के नोट्स पढ़े थे। बीएचयू के नोट्स बीएससी एमएससी के बहुत इंपॉर्टेंट है। और पैलेंटोलॉजी थोड़ा टफ है, बट बीएचयू के नोट्स में सब कुछ दिया हुआ है। उसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, लाइक जो आपकी इवोल्यूशनरी ट्रेंड है, ट्राइलोबाइटा, ब्रैकियोपोडा एंड बाइवॉल्व्स, गैस्ट्रोपोडा, सिफेलोपोडा, ये सब आपको इसकी इवोल्यूशनरी ट्रेंड के आपके नोट्स बीएचयू में बहुत कम के मिलते हैं। लाइक ट्राइलोबाइटा एंड ट्राइलोबाइटा के ही आपके इवोल्यूशनरी ट्रेंड के मिलेंगे। इसके अलावा आपको कोई भी बुक उठाइए, कोई भी, मैं कहूंगी अमल दास गुप्ता का कोई बुक है, उसको आप पढ़ लीजिए, वो बहुत अच्छी किताब है। उसी से मैंने अपने नोट्स बनाए थे। पैलेंटोलॉजी की जो भी इवोल्यूशनरी ट्रेंड की जो भी बुक्स थी, जो भी सिलेबस था, उसको मैंने उसी से कवर किया था। उसमें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है। आप चाहेंगे तो उसको पढ़ के एक एक दो दो पेज में आप नोट्स बना सकते हैं। पैलेंटोलॉजी में एक्चुअली पूछता क्या है ना, इवोल्यूशनरी ट्रेंड ज्यादा पूछता है। तो आप कोशिश कीजिए कि अमलदास गुप्ता से ही पढ़ के नोट्स बना लीजिए। अमलदास गुप्ता में सब कुछ है। इसके अलावा जो पैलेंटोलॉजी में माइक्रोफॉसिल्स है, माइक्रोफॉसिल्स मैंने एडी सिंह सर के नोट्स पढ़े थे बीएचयू के। और मैंने श्रीनिवासन सर की बुक्स से पढ़ा था सिलेबस के अकॉर्डिंग। पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिलेबस उठाओ, सिलेबस से पढ़ो। और ज्यादा ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो। और एक ही चीज को बार बार पढ़ो। और श्रीनिवासन सर के का जो माइक्रोफॉसिल का बुक है, उसको मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा देखा था और शॉर्ट शॉर्ट में नोट्स बना लिया था। तो और क्या था, मैं बताती हूँ। या पैलेंटोलॉजी में वर्टिब्रेट लाइफ है थ्रू एजेस। तो इसमें डायनासोरस के बारे में बहुत कुछ है। तो ये थोड़ा टफ पड़ जाता है क्योंकि ये हम लोगों को पढ़ाया नहीं जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए तो आप अमलदास गुप्ता में वर्टिब्रेट वाला पोर्शन उठा करके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके। और कोई भी बुक पढ़िए। वैसे मैंने अमलदास पढ़ी थी, तो अमलदास मैं बता सकती हूँ कि वाकई बहुत अच्छी किताब है। अमलदास गुप्ता की बुक आप उठाइए और पढ़ना शुरू कीजिए और नोट्स बनाइए। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। स्टैटिग्राफी, स्टैटिग्राफी के लिए मैंने पढ़ा था बांगर। बांगर बहुत इंपॉर्टेंट है, बांगर पढ़ा था। और वाल्दिया किताब मैंने नहीं पढ़ी थी, लेकिन मैं सजेस्ट कर सकती हूँ क्योंकि वाल्दिया अच्छी किताब है। मैंने क्या पढ़ा था एक्चुअली में स्ट्रेटिग्राफी में, मैंने राव सर के जो एमएससी के नोट्स हैं, बीएचयू के जो हमारे एनवी छलापति राव सर हैं, उनके जो स्ट्रेटिग्राफी के नोट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी जो स्ट्रेटिग्राफी है, अगर आपसे विंध्यन का या कडप्पा किसी की भी स्ट्रेटिग्राफी पूछी जाती है, किसी की भी, तो आप जो रिसेंट की जो स्ट्रेटिग्राफी है, बांगर की स्ट्रेटिग्राफी मत लिखिएगा। जो आपकी रिसेंट की स्ट्रेटिग्राफी आप उसको लिखिएगा। रिसेंट की स्ट्रेटिग्राफी ही वो लोग देखते हैं। अगर आपके पास, अगर आपने रिसेंट की स्ट्रेटिग्राफी नहीं लिखी तो वो नंबर नहीं देंगे। मैं बांगर पढ़ने को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। स्ट्रेटिग्राफी लिखने के अलावा जो आपको कंटेंट चाहिए वो आपको बांगर में बहुत अच्छे से मिलेगा, क्योंकि वो चीजें हम लोगों ने बीएससी में पढ़ी है तो बार बार पढ़ते हैं ना, तो वो चीजें दिमाग में होती है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप उसको पढ़ लीजिएगा।
बीएचयू के एडी सिंह सर के नोट्स तो बहुत अच्छे हैं, बीएससी और एमएससी दोनों के। उनकी जो स्ट्रेटिग्राफी है उसको पढ़ लेने से ही काम हो जाता है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप बीएचयू के नोट्स मिल जाए तो अच्छा है, वरना वाल्दिया में सब कुछ है, कोई आपको जरूरत नहीं है। और बी पांडे सर के एमएससी के नोट्स भी पढ़ लीजिएगा, मिसोजोइक के लिए है, वो बहुत अच्छी है। तो आपको स्ट्रेटिग्राफी में क्या क्या पढ़ना है, बांगर पढ़ना है, वाल्दिया पढ़ सकते हैं। अगर वाल्दिया नहीं पढ़ सकते तो एडी सिंह सर के नोट्स पढ़ लीजिए नियोजिन के लिए, बी पांडे सर के मिसोजोइक के लिए, और राव सर का आर्कियन के लिए और पैलियोजोइक के लिए। और इसके अलावा अगर आपको कोई चीज नहीं मिलता तो वो बांगर में मिल जाएगा, वरना नेट अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर के पेपर आपको जरूर सॉल्व करना है। अब आप आइए पेपर 2 में। तो पेपर 2 में आपको सबसे पहले आपकी मिनरलॉजी है। तो मिनरलॉजी आपको द मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक इज पर्किन की बुक। पर्किन की बुक हम लोग बीएससी से पढ़ते आ रहे हैं, तो आप पर्किन से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप क्रिस्टलोग्राफी भी आप पर्किन से पढ़िएगा। और बीएचयू के हमारे राव सर के नोट्स, राव सर के जो नोट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी चाहे मिनरलॉजी हो, चाहे ऑप्टिकल मिनरलॉजी हो, चाहे क्रिस्टलोग्राफी हो, ये पढ़नी ही पढ़नी है। इन्होंने सब कुछ कवर कर रखा है और उन्होंने पर्किन से ही बनाया है। जिसको राव सर के नोट्स नहीं मिल रहे हैं वो पर्किन से पढ़ ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर्किन्स में सब कुछ है, बट राव सर के जो नोट्स है ना वो थोड़ा शॉर्ट में दिया है, तो पढ़ने में बहुत आसानी होती है। तो आप मिनरलॉजी में राव सर के नोट्स पढ़ लीजिएगा। क्रिस्टलोग्राफी के लिए भी आप राव सर के नोट्स पढ़ लीजिएगा। जियो केमिस्ट्री के लिए, जियो केमिस्ट्री एंड आइसोटोप जियोलॉजी के लिए मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी थी। मैंने राव सर के जियो केमिस्ट्री के नोट्स पढ़े थे और आर के श्रीवास्तव सर के जियो केमिस्ट्री के नोट्स पढ़े थे। हमारे टाइम में जियो केमिस्ट्री ये दोनों सर ने मिलके पढ़ाया था, और इन दोनों के नोट्स से मुझे लगता है कि वो जीएसआई का पेपर इन्हीं के नोट से बन जाता है क्या, मुझे समझ नहीं आता। वो सब कुछ उसी से कवर हो जाता है। तो मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी थी जियो केमिस्ट्री के लिए। जियो केमिस्ट्री के लिए शायद फूलाश्री मिश्रा कोई बुक है, वो मैंने पढ़ी नहीं थी। मैंने राव सर के नोट्स और आर के श्रीवास्तव सर के नोट्स पढ़े थे। जो जो मैं पढ़ी हूँ मैं ऑनेस्टली आप सबको बता रही हूँ कि मैंने यही पढ़ा था। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। जो बुक है वो मैं बता दे रही हूँ। अगर आपको लगे कि आप ये बुक पढ़ सकते हैं तो आप पढ़ लीजिए, सबकी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। ओके, बट जियो केमिस्ट्री के लिए राव सर के नोट्स और आर के श्रीवास्तव सर के नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं आप उसको पढ़ सकते हैं। ओके, अब इग्नियस पेट्रोलॉजी पे आते हैं। इग्नियस पेट्रोलॉजी में सबसे पहले आपको अर्थ मटेरियल की जो 4 चैप्टर है इग्नियस के, वो आपको पढ़ने हैं। उसमें सब कुछ है, सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है इग्नियस का पार्ट जो उसमें ना हो। बाइनरी सिस्टम, टर्नरी सिस्टम, सब कुछ है। आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप विंटर पढ़िएगा, अगर आप पढ़ सकते हैं तो। अब विंटर नहीं पढ़ सकते तो राव सर के नोट्स पढ़ लीजिएगा। राव सर के नोट्स में सब कुछ है। सारे पेपर उनके नोट से कंप्लीट हो जाते हैं, सब कुछ कवर हो जाएगा। तो आप सबको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है ना? प्लीज बीच बीच में बोलते रहिए। हाँ मैम, Yes, clear आ ma'am. रही है। Yes, ma'am. Okay. Ma'am, can you please hold your phone just a little away from you? ओके 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 ओके। तो इग्नियस पेट्रोलॉजी में अर्थ मटेरियल के 4 चैप्टर Could पढ़िएगा। you repeat book name for igneous? ओके ओके ओके, आई विल रिपीट इट। इग्नियस पेट्रोलॉजी, फॉर इग्नियस पेट्रोलॉजी आपको अर्थ मटेरियल के 4 चैप्टर पढ़ने हैं। ओके, विंटर चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। विंटर अगर नहीं पढ़ सकते तो आप बीएचयू के जो राव सर हैं उनके नोट्स पढ़ सकते हैं। उनके नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा है। जीएसआई का सारा सिलेबस उससे कंप्लीट हो जाता है। और अर्थ मटेरियल जरूर पढ़िएगा। अर्थ मटेरियल अगर आप पढ़ लेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, और मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी, मेटामॉर्फिक के लिए मैंने डीपी सर का नोट्स पढ़ा था, दिव्य प्रकाश सर, जो हमारे बीएचयू के नोट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने सब कुछ कवर कर रखा है। अगर आप वो नहीं पढ़ सकते, आपको नहीं मिलता, तो आप अर्थ मटेरियल पढ़ लो। अर्थ मटेरियल में जो 4 चैप्टर है वो बहुत बहुत ही अच्छे हैं, उसमें सब कुछ है। तो अगर आपको बुक्स नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, आप अर्थ मटेरियल पढ़ लो। इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, मिनरलॉजी, उसमें ओर के भी कुछ एक चैप्टर है ओर के, वो बहुत अच्छे हैं। और स्टार्टिंग के जो पहले चैप्टर है वो प्लेट टेक्टोनिक है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं।
कुल मिला जुला के मुझे लगता है कि उसमें 16-17 चैप्टर है, वो बहुत ही अच्छे हैं। आप पढ़ लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी के लिए अर्थ मटेरियल पढ़िएगा। विंटर चाहे तो पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़ सकते तो डीपी सर के नोट्स पढ़िएगा। डीपी सर के नोट्स नहीं पढ़ सकते तो सिर्फ एक ही चीज अर्थ मटेरियल पढ़ लीजिएगा, सब कुछ कवर हो जाएगा। मैम ओके, राइटर कौन से हैं अर्थ मटेरियल के? राइटर नहीं पता मुझे, सिर्फ अर्थ मटेरियल पता है। तुम नेट पे सर्च कर लेना, नेट पे सर्च कर लेना, अर्थ मटेरियल डालना, जियोलॉजी बुक्स, अपने आप आ जाएगा। एक्चुअली उसके राइटर मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। सिद्धार्थ है मैम। हेलो, हेलो मैम, के हाँ सिद्धार्थ हाँ, है सर। I think के सिद्धार्थ, Kevin O'Brien, ma'am. Glenn O'Brien. Kevin O'Brien. It's No. Glenn O'Brien. के उपरायन। Kevin O'Brien, ma'am. Glenn. ओके Yes, ओके, Glenn O'Brien. हो सकता है एक्चुअली। ओके, अब आते हैं जियो डायनेमिक पे। तो जियो डायनेमिक का जो टॉपिक है, ये पूरा कैरी के बुक से कवर हो जाएगा। कैरी के बुक्स, क्योंकि जियो डायनेमिक हम लोगों को वैभव सर ने पढ़ाया था, तो उनके नोट्स भी थोड़ा, मतलब बहुत थोड़ा कवर किया था उन्होंने। तो लेकिन और भी उसमें बहुत सारे सिलेबस है, तो कैरी के बुक्स में सब कुछ, सारी चीजें आपको कवर हो जाएगी। तो कैरी के बुक से आप नोट्स बना लीजिएगा। जियो डायनेमिक में कुछ पोर्शन ऐसे हैं जो आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे, तो उसके लिए आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा। जैसे जियो डायनेमिक पे आपको सेस्मिक जोन ऑफ इंडिया, सेस्मिक जोन ऑफ वर्ल्ड, ये सब आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये सब आपको सिर्फ नेट पे मिलेगा। क्योंकि आपके इंडिया में कितने सेस्मिक जोन है, ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है। आपके वर्ल्ड में कितने सेस्मिक जोन है, ये भी क्वेश्चन आते हैं। 5 नंबर में या 15 नंबर में या 20 नंबर में कहीं ना कहीं ये आएगा। तो अगर आपको कोई चीज नहीं मिलती है तो डायरेक्ट आप गूगल कीजिए, और गूगल से पढ़ के सीधे नोट्स बनाइए। कि आप कोई भी चीज मत छोड़िए। आप अगर एक भी चीज छोड़ेंगे ना, तो सामने वाला बंदा पढ़ रहा है वो आगे निकल जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि सबको नौकरी चाहिए। ओके, तो जियो डायनेमिक के लिए आप कैरी पढ़ लीजिएगा, और जो ना मिले विकिपीडिया से पढ़ लेना। ओके, आप पेपर 3 पे आते हैं। पेपर 3 में इकोनॉमिक जियोलॉजी। तो पेपर 3 का जो पोर्शन है वो बहुत ज्यादा लेंदी है, और एकदम मैं सरल बताती हूँ कि क्या पढ़ना है, जो मैंने पढ़ा था। इकोनॉमिक जियोलॉजी के लिए जो आपके जेनेसिस वगैरह के पोर्शन है, वो हमारे बीएचयू में नहीं पढ़ाए जाते हैं, और मैंने उसके नोट्स भी नहीं बनाए थे। मैंने इवांस की बुक से पढ़ा था। इवांस की बुक में टॉपिक जो भी आपके सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग उसी में आप लिख लिख करके पढ़ लीजिए, या अगर आप चाहेंगे तो पढ़ करके नोट्स बना लीजिए। क्योंकि ये इतना लेंथी है ना कि नोट्स बनाना भी थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, लेकिन अगर जो बना सकते हैं वो बना लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इकोनॉमिक जियोलॉजी के लिए सिर्फ इवांस पढ़िएगा, हो जाएगा। ओके, सेक्शन बी में इंडियन मिनरल डिपॉजिट एंड मिनरल इकोनॉमी, ये अलग सेक्शन है। तो इसको आप उमेश्वर प्रसाद से देख लीजिएगा। उमेश्वर प्रसाद ने पूरी बुक पढ़िए, बुक को उसको पूरी मत पढ़िएगा, अर्थ मटेरियल छोड़कर बाकी जितनी भी किताबें उसको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िएगा। ओके, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो क्या होगा कि आप अपना सिलेबस भी कवर कर लेंगे, और वो बुक बहुत लेंदी भी नहीं लगेगा कि अब मुझे सारी बुक पढ़नी है। गैरी निकोल्स आपको 90% पढ़ना पड़ेगा। गैरी निकोल्स में एक्चुअली थोड़ी लेंदी है, वो पढ़नी पड़ेगी, और उसमें सिलेबस भी ऐसा है सेडिमेंट्री का कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा। 1-2 चैप्टर बीच के हैं जो आप नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो ये दोनों, बहुत लोगों की क्वेरीज होती है कि इकोनॉमिक जियोलॉजी थोड़ा टफ है, उसके लिए कुछ बताया जाए। तो इकोनॉमिक जियोलॉजी इवांस पढ़िएगा, उसी को पढ़, और लॉरेंस रॉब मत पढ़िएगा। लॉरेंस रॉब बहुत लेंदी है और नहीं हो पाएगा। इवांस में सब कुछ दिया हुआ है सारे। मैंने 3-4 सीनियर से कल पूछा था कि इस आपने क्या पढ़ा था, बहुत सबने इवांस बोला था। तो इवांस, क्योंकि पेपर 3 के लिए मुझसे स्पेशली बोला गया था कि पेपर 3 के बारे में बताइएगा। मेरा जो यूट्यूब पे मेरा एक वीडियो है एक्सप्लोरिंग जियोलॉजी में, उसमें भी बहुत लोगों की क्वेरीज आई थी कि इकोनॉमिक जियोलॉजी मिनरल एक्सप्लोरेशन जो पेपर 3 है उसको कैसे पढ़ना है। तो इसलिए मैंने 3-4 सीनियर से पूछा था कि आपने क्या क्या पढ़ा था, तो उन्होंने भी वो सेम चीजें पढ़ी थी जो मैंने पढ़ा था। तो मैं वही चीजें आपको बता रही हूँ कि इवांस पढ़िएगा, इवांस में सब कुछ कवर हो जाएगा।
एंड इंडियन मिनरल डिपॉजिट एंड मिनरल इकोनॉमी के लिए आप उमेश्वर प्रसाद पढ़िएगा। उमेश्वर प्रसाद में सब कुछ है, सब कुछ है, बस आपको देखना है, ढूंढना है और पढ़ना है। सब कुछ मत पढ़िएगा, बस सिलेबस उठाइएगा। लाइक अगर आपका सिलेबस है लाइक क्रोमाइड, डायमंड्स, मस्कोवाइट, तो आप सीधा डायमंड पे जाना। डायमंड की स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो भी उसकी प्रॉपर्टीज है वो पढ़ना, कहाँ पाया जाता है, कैसे बनता है, क्या उसका फीचर है, ये सब पढ़िएगा। बहुत ज्यादा मत जाइएगा, बस सिलेबस के अकॉर्डिंग उठा के पढ़ लीजिएगा। ओके। अब मिनरल एक्सप्लोरेशन, मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी थी। पीके सिंह सर की नोट्स, जो बीएचयू की नोट्स है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसकी उनकी जो बीएससी के नोट्स है मिनरल एक्सप्लोरेशन की, और जो एमएससी के नोट्स हैं, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ उनके नोट्स में मिल जाएगा, ऐसी कोई चीज नहीं है जो उनके नोट्स में नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो ड्रिलिंग का पार्ट है, वो जो नायक सर हैं, उनका नोट्स है एमएससी का, ड्रिलिंग का पोर्शन है उनका। मैं एक मिनट में चेक करती हूँ। हाँ, ड्रिलिंग का पोर्शन है। और जो भी आपके हाँ, यस, तो ड्रिलिंग का पोर्शन आप उनसे कवर कर लीजिएगा। और उनके नोट्स ना एक्चुअली आपको बीएचयू के किसी भी स्टूडेंट, बीएचयू के तो सीनियर्स के पास होंगे, अगर वो इस वक्त आपको पढ़ाते होंगे तो वो नोट्स आप उनसे ले लीजिएगा, वरना आप किसी सीनियर से बात कर लीजिएगा या मुझसे आप एफबी पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। अब बात करती हूँ मिनरल एक्सप्लोरेशन में, या पीके सिंह सर के नोट्स पढ़िएगा, बीएससी के और एमएससी के। प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़िएगा। अगर आपको पेपर से कोई भी चीज उनके नोट्स में नहीं मिलती है, कुछ चीजें हैं जो आपको उनके नोट्स में नहीं मिलेगी, लेकिन वो सिलेबस में है और आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में भी है, डायरेक्ट आप गूगल कीजिए, गूगल करके उसको लिख लीजिए डायरेक्ट। कुछ भी देखिए, कल पे कुछ मत छोड़िएगा, जो आज करना है वो आज करके हटाइए। अगर आप मिनरल एक्सप्लोरेशन पढ़ रहे हैं तो एक हफ्ते में आप उसको पढ़ करके खत्म कीजिए, उसको पढ़ के खत्म कीजिए। और ये मत सोचिए कि मैं मिनरल एक्सप्लोरेशन पढ़ रहा हूँ तो इग्नियस पे चला जाता हूँ, चली जाती हूँ, मेटामॉर्फिक पढ़ने लगती हूँ। नहीं, मिनरल एक्सप्लोरेशन पढ़ रहा है तो मिनरल एक्सप्लोरेशन जब तक खत्म नहीं हो जाता, जब तक उसके नोट्स नहीं बन जाते, जब तक उसके सिलेबस नहीं कंप्लीट हो जाते, तब तक आप दूसरा मत उठाइएगा। अब मिनरल एक्सप्लोरेशन में कुछ पार्ट जियो फिजिक्स के भी हैं, तो जियो फिजिक्स के लिए लिली की बुक पढ़ लीजिएगा। लिली की बुक पढ़ लीजिएगा, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर लिली की बुक में आप पढ़ लीजिएगा, अगर आपको लिली लॉरी कुछ नहीं पढ़नी है तो विश्वास सर जो हैं, एके विश्वास सर हैं, बीएचयू के हैं, अभी उन्होंने न्यू ज्वाइन किया है, 2016-17 में ज्वाइन किया है। उनके जियो फिजिक्स के जो नोट्स हैं, उनके नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ लीजिएगा। उसमें एक ग्रेविटी का चैप्टर होगा, जिसमें करेक्शंस, ग्रेविटी करेक्शंस का एक क्वेश्चन आता है, हर साल आता है, वो ग्रेविटी करेक्शन जरूर पढ़िएगा। वो ग्रेविटी करेक्शन एक्चुअली 15 नंबर में हर साल आता है, तो वो उनके नोट्स में बहुत अच्छा दिया हुआ है। अगर आपको उनका नोट्स अवेलेबल नहीं होता तो लिली से पढ़ लीजिएगा, लिली नहीं पढ़ सकते तो लॉरी पढ़ लीजिएगा, लेकिन सिलेबस देख करके सब कुछ पढ़िएगा। देखिए, कहीं से भी पढ़िए, अच्छी किताब, एक ही किताब उठाइए लेकिन सब कुछ कवर कीजिए। वो किताब नहीं समझ आ रही तो दूसरी किताब पढ़िए, लेकिन एक टॉपिक के लिए एक ही किताब पढ़िए। अगर उसमें नहीं समझ आ रही तो दूसरी किताब पे जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, तो मिनरल एक्सप्लोरेशन पीके सिंह सर हो गए, उनके नोट्स पढ़ लीजिएगा। और जियो फिजिक्स के लिए आप लिली लॉरी पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं फ्यूल जियोलॉजी पे। तो फ्यूल जियोलॉजी के लिए पेट्रोलियम का पोर्शन है और कोल का पोर्शन है। तो कोल के पोर्शन के लिए पीके सिंह सर का नोट्स पढ़ लीजिएगा। पीके सिंह सर के नोट्स में सब कुछ है, बहुत ही इजी लैंग्वेज है, उनके नोट्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, तो बीएचयू के स्टूडेंट्स तो ले सकते हैं। जो कोल का पोर्शन पीके सिंह सर से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा जो कोल का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हर साल आता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन भी सर के नोट्स में है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलता तो बांगर से पढ़ लीजिएगा, बांगर में सब कुछ है। बांगर में कुछ भी, देखिए सब कुछ आपको बांगर में मिलेगा। कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको बांगर में मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन आप बांगर से नहीं पढ़ सकते तो आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा। और पेट्रोलियम पे आते हैं, तो पेट्रोलियम के लिए एमपी सिंह सर के नोट्स पढ़िएगा। एमपी सिंह सर के नोट्स बहुत बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हालांकि एमपी सिंह सर अभी नहीं है, बट उनके नोट्स मुझे लगता है कि आने वाले 100-200 साल तक चलेगा, क्योंकि वो बहुत सालों से चल रहा है।
और हमारे हम लोग की तो किस्मत ही बहुत खराब एक्सक्यूज मी थी कि मैम, हम हेलो मैम, या मैम आपका हाँ आवाज नहीं आ रहा, एक सेकंड मैम, हेलो आवाज नहीं आ रहा मैम, एक बार आप चेक करिए प्लीज। मैम आवाज आ रहा हाँ है, अब आ रहा आ है। रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आवाज आ रहा है हाँ अभी। आ रहा है। अच्छा आ रहा है। ओके 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 ऑडिबल तो ऑडिबल। ओके एमपी सिंह सर पे आते हैं। तो एमपी सिंह सर का पेट्रोलियम आवाज आ रही है ना? एमपी सिंह सर के पेट्रोलियम का नोट्स पढ़ लीजिएगा। हेलो, आवाज आ हाँ रही मैम, है? हाँ मैम क्लियर है। ओके ओके Yes, ma'am. आ रही है. ओके ओके एमपी सिंह सर का पेट्रोलियम का नोट्स पढ़िएगा। एमपी सिंह सर एमपी सिंह सर का ये क्या आवाजें आ रही हैं? हेलो मैम एक मिनट रुकिए, एक मिनट Please, all the रुकिए। participants, please mute your mic, या म्यूट देम। except ma'am. ओके एमपी सिंह सर का पेट्रोलियम का नोट्स पढ़िएगा। पेट्रोलियम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम। तो उसमें जो भी आपके जो भी बेसिन है, जैसे बॉम्बे बेसिन है, कैम्बे बेसिन है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी जो जैसे कैम्बे बेसिन है, कैम्बे बेसिन की एक अपनी पेट्रोलियम फी है। ये सब आप पढ़िएगा, ये सब आपको इजिली अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि नेट पे आपको मिल जाएगा। एक्चुअली इस नोट्स में है क्या ना कि जो भी पेट्रोलियम का सिलेबस है उसमें जो 5 नंबर में क्वेश्चन आते हैं वो उसकी स्ट्रेटिग्राफी से उठा के दे देता है। जैसे कोई भी स्ट्रेटिग्राफी है उसका उस स्ट्रेटिग्राफी का नाम दे देगा कि बताइए 5 नंबर में कि ये स्ट्रेटिग्राफी क्या है। तो जिसने कैम्बे बेसिन के बारे में पढ़ा ही नहीं होगा, जो उसकी स्ट्रेटिग्राफी जानता ही नहीं होगा, वो ये चीज नहीं कर पाएगा। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वो मेरे टाइम वो क्वेश्चन आया था तो मैंने वो चीज पढ़ी थी तो मैंने लिख ली थी। बाकी मैंने सबसे पूछा कि बताओ ये क्या है, तो कोई नहीं बता पाया कि ये एक्चुअली में है क्या, क्योंकि किसी ने पढ़ी ही नहीं थी तो किसी को पता ही नहीं था। तो कैम्बे बेसिन है, बॉम्बे बेसिन है, बहुत सारे पेट्रोलियम की बेसिन है। तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लीजिएगा, नेट पे सर्च कर लीजिएगा, उसके बारे में थोड़ा लिखिएगा। ऑनशोर बेसिन कहाँ कहाँ है इंडिया में, ऑफशोर बेसिन कहाँ कहाँ है, पेट्रोलियम के कौन कौन से बेसिन है, टाइप ए, टाइप बी, टाइप जो भी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 टाइप की जो भी है, ये सब आपको एमपी सिंह सर के नोट्स में मिल जाएगी। ओके अब हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको पढ़ना ही है। ओके इंजीनियरिंग जियोलॉजी में आपको कुछ नहीं करना है। इंजीनियरिंग जियोलॉजी में जो भी आपके बीएचयू का बीएचयू का नोट्स है वो पढ़ सकते हैं। नहीं पढ़ सकते तो प्रवीण सिंह एक्चुअली क्या है, प्रवीण सिंह, ओके प्रवीण सिंह की बुक है। प्रवीण सिंह की एक बुक है, उसमें इंजीनियरिंग का जो पोर्शन होगा आई थिंक 20 या 25 पेजेस के होंगे उनका इंजीनियरिंग वाला पोर्शन। क्योंकि प्रवीण सिंह की वो जो मोटी वाली बुक है ना उसमें सब कुछ है, इग्नियस एलिमेंट्री मेटामॉर्फिक सब कुछ है। आपको उनकी इंजीनियरिंग वाला पोर्शन पढ़ना है। तो उनके जो 20-25 पेजेस होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उसी को पढ़ लीजिएगा। उसको पढ़ने के बाद आपको बीएचयू के भी अगर आप चाहे तो जो नायक सर है उन्होंने नोट्स दिया था हमारे टाइम में एमएससी वाले बच्चों को, वो आप पढ़ सकते हैं। और यस बट इंजीनियरिंग जियोलॉजी के लिए प्रवीण सिंह की जो बुक है वो नोट्स पढ़ लीजिए। उनके बुक्स में जो 15-20 पन्ने या 25 पन्ने होंगे एक्चुअली, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके तो और क्या था? ओके कम टू द इन्वायरमेंट जियोलॉजी। हाँ इन्वायरमेंट जियोलॉजी, तो इन्वायरमेंट जियोलॉजी के लिए मैंने पी घोष सर के नोट्स पढ़े थे। बीएचयू के जो हमारे पी घोष सर हैं उन्होंने नोट्स दिया था हमारे सुपर सीनियर को, तो उन्होंने मुझे वो नोट्स फॉरवर्ड किया था। तो उनके नोट्स में सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपको वो बीएचयू के वो इन्वायरमेंट जियोलॉजी के नोट्स नहीं मिलते तो शंकर आईएएस की जो बुक आती है ना उसको पढ़ लीजिएगा। शंकर आईएएस की बुक मैंने मंगाई थी, मैंने देखी थी, उसमें भी सब कुछ है। बट जो पीघो सर ने जो नोट्स दिए ना वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि नोट्स ज्यादा बेटर होते हैं बुक से। तो पीघो सर के मैंने नोट्स पढ़े थे। अब मैं 1 मिनट का ब्रेक लूंगी, मैं पानी पी लेती हूँ। ओके यस मैम डेफिनेटली। हाँ मैम। Sure.
ओके, सो इन्वायरमेंट जियोलॉजी के लिए पीक घोष सर के जो स्लाइड्स होंगे, मुझे लगता है कि वो 6 या 7 पीडीएफ है। तो उन्होंने स्लाइड्स के फॉर्म में दिया है, वो बहुत ही अच्छे हैं। और उसके अलावा कुछ जो पॉल्यूशन का पोर्शन है, वो पॉल्यूशन का पोर्शन आप कहीं से भी पढ़ लीजिएगा, शंकर आईएएस के नोट से पढ़ लीजिएगा, या पॉल्यूशन है, ये तो नॉर्मल टॉपिक होता है, सबको पता होता है। ओके, अब सबसे इम्पोर्टेंट हम आते हैं हाइड्रोलॉजी के पोर्शन पे। देखिए इस बार की मेंस में क्या है कि आप पेपर 1 पेपर 2 तो कंपलसरी है, जिसको जीएसआई के लिए जाना है वो पेपर 3 का पेपर देगा, जिसको हाइड्रोलॉजी के लिए जाना है वो हाइड्रोलॉजी का पेपर देगा। तो हाइड्रोलॉजी जो है वो उसके लिए मैं बताऊंगी कि उसके लिए टोट की बुक जरूर पढ़े, सिलेबस के हिसाब से टोट की बुक पढ़िएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट कि हाइड्रोलॉजी का जब भी आप नोट्स बनाएं, प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं उसको आप लिखिए और उसको सॉल्व कीजिए। हाइड्रोलॉजी में जरूरी नहीं कि सारी चीजें आपको टॉड में मिल जाए, आपको बहुत सारी चीजें जो है वो आपको नेट से मिलेगी। प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर है उसको सॉल्व करेंगे तो वो आपको टॉड के अलावा वो आपको नेट पे सर्च करके आपको लिखना पड़ेगा। मैक्सिमम मुझे लगता है 60% नेट का कमाल है, नेट से ही आपको पढ़ना पड़ेगा। टॉड में चीजें बहुत कम है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ तो लेंगे, लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे ना तो ऐसा लगेगा आपको कि वही क्वेश्चन बार बार हर साल वही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वो आप पढ़ लीजिएगा, नेट से पढ़ लीजिएगा। और इसके अलावा सारे बुक्स तो हो गए, तो हाइड्रोलॉजी के लिए टॉड हो गया, और प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर हैं उसको आप विकिपीडिया से पढ़ लीजिएगा, नेट से पढ़ लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। ओके, सो अब ये आपका जीएसआई का जो भी बुक्स है इसको मैंने कवर कर लिया। अब मैं आपको प्रीलिम्स का बताऊंगी, क्योंकि जिनका जिनका प्रीलिम्स क्लियर हुआ, क्योंकि मैंने तो प्रीलिम्स का दिया नहीं था, तो जिनका जिनका प्रीलिम्स क्लियर हुआ है मैंने उनसे बात की है कि प्रीलिम्स में आपने क्या पढ़ा था। तो प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी ये है कि प्रीलिम्स के लिए पेपर 1 पेपर 2 है। तो पेपर 1 में जो पोर्शन है वो आपका जियोलॉजी से हटके आपका जनरल साइंस आता है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और करंट अफेयर्स वगैरह है। तो जिसने प्रीलिम्स क्लियर किया है आप उनसे एक बार बात कर लीजिए कि आपने कौन कौन सी बुक पढ़ी थी। करंट अफेयर्स के लिए आप इनसाइट्स आईएएस का डेली की डेली जो करंट अफेयर्स आते हैं वो पढ़ सकते हैं, या विजन आईएएस का पढ़ सकते हैं, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। और पेपर 2 के लिए जो जियोलॉजी का है, इसमें जो भी मेंस के लिए मैंने बुक्स बताई है वो तो आप जरूर पढ़िएगा। कोशिश कीजिए कि आप मेंस की तैयारी अभी से कीजिए, जब आप मेंस का करेंगे तो प्रीलिम्स अपने आप क्लियर हो जाएगा, बुक्स वही पढ़ने हैं। लेकिन पेपर 2 के लिए जो जियोलॉजी की इम्पोर्टेंट बुक्स है उसमें औसफ सईद आप जरूर पढ़िएगा, उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जरूर लगाइएगा। और बोपचे की एक किताब है स्काई ब्लू कलर की, वो भी बहुत अच्छी किताब है, उसको पढ़िएगा। बांगर महापात्रा अर्थ मटेरियल आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसके बिना कुछ नहीं होने वाला। ये जरूर पढ़िएगा। और बस मुझे प्रीलिम्स के लिए एक्चुअली इतना ही मैं बता पाऊंगी, क्योंकि मैंने प्रीलिम्स दिया नहीं है। जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया है आप लोग उनसे जरूर बात कीजिएगा। अब मैं मेंस पे आती हूँ कि मेंस की स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए और नोट्स कैसे बनाना है। तो नोट्स बनाने के लिए सबसे पहले तो क्या करना है, आपको सिलेबस प्रिंट आउट करना है। और कोशिश कीजिए कि हर एक टॉपिक के लिए एक अलग अलग कॉपी बनाइए। अलग अलग कॉपी आप इसलिए बनाइए क्योंकि आप अलग अलग नोट्स बनाएंगे ना तो ये आपके लिए अच्छा होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं इग्नियस का देती हूँ कि आपको नोट्स कैसे बनाना है। आप सिलेबस प्रिंट आउट कीजिए और इग्नियस का सिलेबस निकालिए, और इग्नियस में लास्ट ईयर की जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उसको आप, जैसे 5 नंबर के क्वेश्चन है तो उसको एक पेज पे उतारिए, 15 नंबर के एक पेज पे उतारिए और 20 नंबर के एक पेज पे उतारिए। अब उतारने के बाद ये आपको आइडिया मिल गया कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब आपको उसके अकॉर्डिंग आप बुक्स, जो भी मैंने बुक्स बताया लाइक अर्थ मटेरियल, विंटर या राव सर के नोट्स है, आप उसको पढ़ करके आप अर्थ मटेरियल चाहे तो मैंने इग्नियस के अपने जो नोट्स बनाए हैं वो पूरे अर्थ मटेरियल से बनाए, मैंने विंटर नहीं पढ़ा था। मैंने अर्थ मटेरियल के चारों चैप्टर ही नोट्स बना डाले थे और वो बहुत ही अच्छे हैं, उसमें सब कुछ कवर कर रखा है। तो अर्थ मटेरियल से नोट्स बनाइए और सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाइए। और अगर सिलेबस में वो बुक्स में वो टॉपिक नहीं मिलता
तो नेट पे सर्च कर लीजिए। और प्रीवियस ईयर के पेपर को जरूर एक बार देखिए कि कुछ छूट तो नहीं रहा है। अगर प्रीवियस ईयर के पेपर में कोई भी क्वेश्चन है जो आपको बुक्स में नहीं मिल रहा है, तो उसको भी आप नेट पे सर्च करके तुरंत के तुरंत नोट्स बना लीजिए। और देखिए, कोशिश कीजिए कि अगर आप इग्नियस बना रहे हैं तो इग्नियस ही बनाइए, ताकि वो आपके माइंड में रहे, सेडिमेंट्री पे मत जाइएगा। सो इग्नियस के लिए आप ऐसे बनाइए। इग्नियस बनाने के बाद फिर आप सारे नोट्स बनाइए। तो आपको ध्यान रखना है सिलेबस का, प्रीवियस ईयर के पेपर का और एक अच्छे बुक्स का। और कोशिश कीजिएगा कि जब आप नोट्स बना रहे हो तो उसमें आप जो भी डायग्राम है उसको जरूर बनाएं। डायग्राम का इसमें बहुत बड़ा खेल है। अगर आप नीट एंड क्लीन लिख रहे हैं और डायग्राम बना रहे हैं, जो आपसे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है उसके बारे में आप अच्छे से प्रेजेंट करके आप अच्छे से उसको लिखिए और नीचे डायग्राम बनाइए। और कोशिश कीजिए कि काटने पीटने की जरूरत नहीं है। अगर लगे कि हाँ कट सकता है तो काट दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज्यादा काटिएगा मत। थोड़ा जो हमारे एग्जामिनर होते हैं वो देखते हैं कि सुंदर लिखा है, अच्छा लिखा है। और कोशिश कीजिए कि हर क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, हर क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन न छूटे। और टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा खेल है। अभी मैं टाइम मैनेजमेंट बताऊंगी। अभी मैं ये बताऊंगी कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। तो नोट्स के लिए सिलेबस को प्रिंट आउट करना है, उसके अलावा आपको अच्छे बुक्स लाने हैं, एक कॉपी इग्नियस की बनाइए। मैं इग्नियस के बार-बार मैं इसलिए एग्जांपल देती हूँ क्योंकि सबसे पहले मैंने अपना नोट्स इग्नियस का बनाया था, तो मैं बता सकती हूँ कि मैंने नोट्स कैसे बनाया था। तो इग्नियस में मैंने सारे क्वेश्चंस उतार लिए थे, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे नोट्स बनाए थे और फिर प्रीवियस ईयर के पेपर देखे थे। जो मुझे छूटा वो मैंने नेट पे सर्च कर लिया। वैसे उसमें मेरा कुछ छूटा नहीं था, सब कुछ मैंने अर्थ मटेरियल से कवर कर लिया था। और नोट्स मेकिंग का हो गया। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना होगा तो मुझसे लास्ट में एक-एक करके पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगी। और आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी कैसे लिखनी है, डेली के डेली आप 3-4 आंसर लिखिए, और जिसकी लिखने की प्रैक्टिस नहीं है और जो अपना खुद का नोट्स बना रहे हैं उसको तो आंसर राइटिंग लिखने की भी जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कभी आंसर राइटिंग नहीं लिखी, मेरा नोट्स ही मैंने 3-4 नोट्स ही बनाए, मेरा वही आंसर राइटिंग हो गया। तो जब भी आप आंसर राइटिंग लिखिए, नीट एंड क्लीन लिखिए, पहली चीज। दूसरी चीज कि डायग्राम का ध्यान दीजिएगा। ओके, अब आपको मेंस के लिए जो भी आप जीएसआई एग्जाम में जो आप मेंस लिखेंगे, वो आपको वहां पे कैसे मेंस लिखना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखिए ये है कि जो आपके 5-5 नंबर के जो 10 क्वेश्चंस आते हैं सेक्शन 1 के, वो आप कभी पहले अटेम्प्ट मत कीजिएगा, उसके 30 मिनट में कीजिएगा। लास्ट के 30 मिनट में करेंगे ना तो आपको ज्यादा अच्छा होगा। और सबसे पहले आप क्वेश्चन सेक्शन ए को हटा करके सेक्शन बी पे आ जाइएगा। सेक्शन बी में अगर आपको 10 नंबर के 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं तो 10 नंबर को 10 मिनट में कीजिएगा। तीनों 30 नंबर के पूरे क्वेश्चन को 30 मिनट में करना है। 10 नंबर के क्वेश्चन को 10 मिनट में, 15 नंबर के क्वेश्चन को 15 मिनट में और 30 नंबर के क्वेश्चन को 30 मिनट में करना है। इसका ये टाइम मैनेजमेंट का ध्यान दीजिएगा। अगर आप ये टाइम मैनेज करके चल रहे हैं तो आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। अगर आप अपने हिसाब से क्वेश्चंस को लिखे जा रहे हैं, आंसर को लिखे जा रहे हैं ना, तो आपको कुछ ना कुछ छूटेगा। अगर आप 10 नंबर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं और एक पेज का 5 नंबर का एक पेज होता है, 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 2 पेज मिलेंगे। अगर आप उस 2 पेज को 10 मिनट में नहीं भर पा रहे हैं, 10 मिनट के बाद आप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, मत लिखिए, क्योंकि उसमें जो नंबर मिलना होगा मिल जाएगा। अगर आप उसको और लिखते चलेंगे ना तो आपके और बाकी के भी आपके जो भी क्वेश्चन है वो छूट जाएंगे। तो अगर आप 10 नंबर के क्वेश्चन लिख रहे हैं तो 10 मिनट दीजिएगा, उससे ज्यादा मत दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन छूट जाएगा। आपको हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सेक्शन ए में 5-5 नंबर के जो एक क्वेश्चन 5 नंबर के होते हैं और एक पेज मिलते हैं, तो कुल मिला के 10 क्वेश्चन होते हैं 50 नंबर के। उसको आपको आधे घंटे में करना है, लास्ट के आधे घंटे में। वो मैं इसलिए कह रही हूँ ना क्योंकि मैंने एक पेपर में ऐसे किया था कि उसको स्टार्टिंग में ही करना और मुझे 45 मिनट लग गए। मेरे बाकी के क्वेश्चन छूटने वाले थे, लेकिन मैंने कैसे कैसे डायग्राम बना के मैनेज किया, तो इसीलिए मुझे फिर मैं बाकी क्वेश्चंस में वो जो सेक्शन ए के जो क्वेश्चन है उसको मैंने लास्ट के 30 मिनट में किया। वो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो बाकी जो बड़े बड़े क्वेश्चन है 15-20 मिनट के या 30 मिनट के, वो लिखते लिखते आपकी हाथ की हैबिट हो जाएगी। तो जब आप 5-5 नंबर के क्वेश्चंस करते लास्ट में करेंगे ना, तो वो अपने आप आपके दिमाग में आता रहेगा और फटाफट करते जाएंगे। तो ये आपको ज्यादा बेटर पड़ेगा। तो आपको आधे घंटे में वो 10 क्वेश्चन करने हैं।
सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। तो मैं आपको अपने बारे में बता रही हूँ कि मैंने ऐसा किया था क्योंकि ये प्रॉब्लम आ जाती है। और यस, तो मेंस राइटिंग में आपको टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा ध्यान देना है। कोई भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा, उसको नीट एंड क्लीन लिखिएगा, उसके साथ डायग्राम बनाइएगा। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका एक डिफिनेशन लिख सकते हैं तो लिखिएगा, डायग्राम बनाइएगा और ज्यादा से ज्यादा लिखने की कोशिश कीजिएगा। वहां आप जितना ज्यादा लिखेंगे ना, उतना एग्जामिनर सोचेगा कि बच्चा उतना अधिक जानता है। तो सबसे पहले आप मान लीजिए आपको 10 नंबर का क्वेश्चन मिल रहा है, क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस के बारे में आप इतना लिखिए, नीचे एक डायग्राम बनाइए। डायग्राम नहीं बना सकते तो अगर मान लीजिए उसमें डायग्राम नहीं है तो उसी के बारे में और लिखिए। कभी कभी कुछ क्वेश्चन होते हैं ना जिसके डायग्राम नहीं होते हैं, अगर डायग्राम नहीं है तो उसी के बारे में लिखते जाइए। अगर डायग्राम है तो इतना लिखने के बाद नीचे डायग्राम बनाइए, फिर दूसरे पेज पे उस डायग्राम के बारे में डिस्क्राइब कीजिए कि ये डायग्राम क्या है, फिर उसी को भर दीजिए। और कंटेंट थोड़ा अच्छा होगा, थोड़ा अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखिएगा तो ज्यादा बेटर होगा। कलरफुल पेन का यूज मत कीजिएगा, वहां इतना टाइम नहीं होता। वहां आप ब्लू पेन ही उठा के लिख ले, बहुत बड़ी बात है, वो टाइम नहीं होता इतना। बहुत सारे सीनियर बोले थे कि होता है ना पिंक पर्पल ये सब कलर के पेन यूज करने के लिए, मैं लेके गई थी, मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं पिंक पर्पल यूज कर सकूं। तो आप ब्लैक पेन का तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, एक काम कीजिएगा कि कोई भी आंसर लिखने के बाद 5-6 सेकंड का टाइम मिले तो ध्यान रखिए कि जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको ब्लैक पेन से हाईलाइट कर दीजिए नीचे, बस ऐसे लाइन खींच दीजिएगा ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि हाँ ये थोड़ा इम्पोर्टेंट चीजें हैं। इसके अलावा इंटरव्यू में, तो इंटरव्यू में मैं क्या बताऊं, इंटरव्यू के लिए आप थोड़ा ड्रेस अच्छा पहन के जाइएगा। लड़कियों के लिए स्पेशली साड़ी पहन के जाना, नंबर थोड़े एक्स्ट्रा मिलते हैं। हम लोग तो सूट पहन के गए थे लेकिन बहुत सारे लोग साड़ी पहन के जाते हैं, वो इम्प्रेशन अच्छा होता है। तो लड़कियों के लिए साड़ी और लड़के जो भी सूट, जो भी उनका ड्रेस होता है वो पहन लीजिएगा और कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू दीजिएगा। पैनल में 5 मेंबर बैठते हैं, इसमें से एक आईएएस ऑफिसर होते हैं और 4 जो मेंबर होते हैं वो आपके सिलेबस नहीं, सॉरी, आपके जो भी जियोलॉजी के होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं। उसके अलावा वो आपसे बहुत तरीके के क्वेश्चंस पूछेंगे, लाइक आपके होम टाउन के बारे में, आपके एरिया के बारे में, आपके एरिया की स्ट्रेटिग्राफी के बारे में। अगर आप हाइड्रोलॉजी के लिए जा रहे हैं तो हाइड्रोलॉजी के बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मुझसे 45 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 45 नहीं 35 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 30 क्वेश्चन मुझसे हाइड्रोलॉजी के पूछे गए थे, 5 क्वेश्चन मुझसे जियोलॉजी के पूछे गए थे, 1-2 मेरे बारे में था। तो ये था। और इसके अलावा हॉबी वगैरह, आपके इंटरेस्ट, आपके फेवरेट सब्जेक्ट, ये सब आपसे पूछे जाते हैं, आपके डिसर्टेशन और आप जीएसआई क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ये उनका फेवरेट क्वेश्चन है। ओके, तो ये था। अब मुझे सिर्फ इतना ही कहना था। अगर आप लोगों को कुछ और भी पूछना है तो अब आप लोग पूछिए, मैं बता रही हूँ। ओके मैम, हम्म, हम एमएससी की 2 साल सफिशिएंट है क्या प्रिपरेशन फॉर बहुत यूपीएससी? बहुत, मैं कह रही हूँ 2 साल नहीं, 4 महीने, 4 महीने। देखो, मैंने क्या किया था कि मैंने एमएससी के जो 2 साल है उसमें मैंने बुक्स पढ़े थे, बुक्स मैंने पढ़े थे और मैंने नोट्स नहीं बनाए थे। जब गेट का एग्जाम हो और गेट में आपके अच्छे रैंक ना हो और आपको लगे कि कोई होप नहीं है, तो वो जो प्रेशर होता है ना वो आपसे नोट्स बनवा लेता है। जैसे मेरा गेट में अच्छे रैंक नहीं थे, मुझे नहीं लगता था कि मेरा ओएनजीसी हो पाएगा। और तो मैंने 4 महीने में फरवरी मार्च अप्रैल 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 तक मैंने नोट्स बनाए थे। मई जून में मैंने उसको पढ़ा था। तो बहुत, देखिए, बहुत टाइम होता है आपके पास, आप कर ले जाएंगे। बस एक जुनून और एक प्रेशर होना चाहिए कि मुझे करना है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, देखिए हम लोगों ने बहुत सारी, हम लोग आपके सीनियर हैं, हम लोग से थोड़ी बहुत गलती होती है, तो मैं नहीं चाहूंगी कि आप वो गलती दोहराएं। जैसे अगर आप गेट देना चाहते हैं तो प्लीज आप गेट पे ही तैयारी कीजिए, जीएसआई मत पढ़िए। गेट और जीएसआई के लिए जो बुक्स होते हैं ना वो बहुत थोड़े थोड़े अलग होते हैं। जीएसआई के लिए ना बहुत बहुत अलग सिलेबस है और गेट के लिए अलग सिलेबस है। अगर आप गेट देना चाहते हो तो आप गेट दीजिए, आप जीएसआई के बारे में मत सोचिए। अगर आप जीएसआई देना चाहते हो तो गेट के बारे में मत सोचिए। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आप जीआरएफ के बारे में सोचिए। तो
देखिए हम लोग क्या था कि हम लोगों ने साथ साथ गेट जेआरएफ जीएसआई सब तैयारी करते थे। तो जेआर ना तो जेआरएफ होता था ना गेट में अच्छा होता था, तो जीएसआई तो जीएसआई तो ठीक है, उसके लिए थोड़ा टाइम था तो पढ़ लिया तो हो गया। तो टाइम होता है, आप ये आपके ऊपर है कि आप कैसे पढ़ते हैं और कोशिश कीजिए कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर के पेपर और अच्छे बुक्स पढ़ें, बीएचयू के नोट्स पढ़ें। और Ma'am. हम्म Yes, good afternoon, everyone, and ma'am. My name is Daudayal Sharma, and I am final year student of IIT ISM Dhanbad. Ma'am, actually, I am preparing for GSI especially, and ओके yes, I am listening very carefully, and it's a very informative talk actually. And there are lots of many things, different books. Ma'am, my question is that like you say like different types of color pen use, in exam. हाँ Yes. So is it allowed like except blue, like if you use any pink or different types of color? अ, मैंने एक्चुअली सीनियर से पूछा था कि आप ये अलाउ करते हैं कि नहीं करते हैं, तो सीनियर्स ने बोला था कि आपके पास इतने टाइम तो रहेगा नहीं कि आप अलाउ कर सको, मतलब आप यूज कर सको। अगर आप यूज करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये अलाउ करते हैं कि आप कलरफुल पेन यूज कर सकते हैं। ओके, वो लोग अलाउ करते हैं, आपको जैसे लिखना है लिखिए, बट देखिए इतना टाइम नहीं होता वहां पे कि आप कोई और कलर यूज कर सको, सीरियसली एकदम टाइम नहीं होता। आप ऐसे ऐसे देखेंगे ना तो आपका 2 वर्ड छूट जाएगा। आप अगर जीएसआई का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप बिल्कुल इधर उधर मत देखिएगा कि आपके बगल वाले क्या कर रहे हैं, आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा। आप कोशिश कीजिए एक ही ब्लू पेन उठाइए, और देखिए नए पेन से लिखने Yes. पे थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो एक दिन पहले ही उसको बिल्कुल थोड़ा चला लीजिए कि आपको लिखते समय कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वहां इतना टाइम नहीं होता कि आप ब्लू पेन के अलावा कोई और यूज कर सको। अगर आप यूज करते हैं तो वो लोग अलाउ करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे एग्जाम में लोग अलाउ करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आईएएस का भी एग्जाम देने जाएंगे मेन का, उसमें भी अलाउ करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Yes, ma'am. And my in interview, like a four expert and one IS guy there. So language matter. Like if you speak Hindi, that's नो नो नो, लैंग्वेज एक्चुअली वहां मैटर नहीं करता। मैंने पूरा अपना इंटरव्यू हिंदी में दिया था, क्योंकि हिंदी ज्यादा कंफर्टेबल होता है। अगर आप बोलते हो इंग्लिश में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हिंदी में 90% लोग हिंदी ज्यादा अच्छे से बोल पाते हैं अकॉर्डिंग टू मी। अगर आप इंग्लिश बोल सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जैसे ही इंटरव्यू में गई, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या प्रेफर करना है, इंग्लिश या हिंदी। मैं बोली सर हिंदी। तो उन्होंने क्वेश्चंस तो मुझसे इंग्लिश में किया, बट मैं आंसर हिंदी में ही देती गई। और हाँ, डिफिनेशन वगैरह जो भी जियोलॉजी के टर्म में, वो तो आपको इंग्लिश में ही बोलना पड़ेगा। जो भी वहां बिल्कुल मैटर नहीं करता, उसकी चिंता आप मत कीजिए। वो ये जानना चाहते हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंस के साथ आप इंटरव्यू दे रहे हैं। वहां कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है, और आप आप जितना जानते हैं वो ऑलरेडी उनके पास मेंस का नंबर होता है। मेंस पे आपने जितना लिखा है, मतलब आपने अगर स्कोर अच्छा किया है तो मतलब आप जियोलॉजी को अच्छे से जानते हैं। तो वहां पे वो ये मैटर ही नहीं करता, वो हिंदी इंग्लिश आप कुछ भी बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप कॉन्फिडेंस के साथ जाइए और थोड़ा ड्रेस वगैरह अच्छा हो बस, और कोई मैटर नहीं करता। yes, ma'am. Thank you so much. Thanks to all of you. हेलो मैम। हाँ हेलो। मैम हम जो नोट्स बनाएंगे वो नोट्स ज्यादा ओके, कंपाइल्ड हो तो अच्छा है या डिस्क्रिप्टिव हो तो अच्छा है? मतलब कैसा नोट्स मतलब काम में आता है लास्ट मोमेंट में? लास्ट मोमेंट्स पे। और देखिए मैंने क्या किया था एक्चुअली, कि एक कॉपी में मैंने इग्नियस के नोट्स बनाए थे, एक कॉपी में मैंने सेडिमेंट्री के नोट्स बनाए थे, एक एक कॉपी मैंने ली थी। मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए सर के जो नोट्स थे, मैंने सर जब पढ़ाते थे तो सर का भी एक कॉपी था, मिनरल एक्सप्लोरेशन का क्लास नोट्स था, उसमें मैंने मिनरल एक्सप्लोरेशन के नोट्स बनाए थे। अब आप क्या कीजिएगा, जैसे इग्नियस है ना, इग्नियस आप पढ़ते पढ़ते मतलब आप उसको 3-4 बार पढ़ेंगी ना, तो ऊपर आप क्या लिखते जाइएगा कि थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाते जाइएगा। जैसे इग्नियस में कुछ भी आप पढ़ते हैं तो थोड़ा थोड़ा शॉर्ट, जैसे कि मैं कैसे बताऊं, जैसे कोई भी हेडिंग होगा ना, तो हेडिंग को एक
छोटे से पेज पे लिखते जाना। ये लास्ट टाइम में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि पूरी कॉपी तो पढ़ नहीं पाएंगे, तो 3-4 पेज पे ही छोटे-छोटे हेडिंग लिख लेना। वो जब आप कंपाइल कर लोगे ना, तो वो आपको लास्ट टाइम पे बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। तो कंपाइल ज्यादा बेटर होगा। मतलब आप पहले तो आप नोट्स बना लो, फिर 3-4 बार पढ़ो, फिर आप अपने खुद के हेल्प के लिए, कि आपको एग्जाम के टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो, 2-3 पेज लो और स्टार्टिंग से पढ़ते जाओ, और जो भी हेडिंग है वो लिखते जाओ कि ठीक है, ये है, ये है, ये है, ये है। अंदर की चीजें पढ़ते जाओ बट हेडिंग लिखते जाओ। वो लास्ट मोमेंट पे हेडिंग ही आपको काम आएगी। आपको मेरी बात समझ आई? जी 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 मैम, थैंक यू बस मैम। यही है, आपको लास्ट मोमेंट पे यही करना है कि वो सारी कॉपी जो आप 60-70 पेज के जो आप कॉपी के पेजेस होंगे ना, उसको आप 2 पेज में लिख लेना। बस हेडिंग डाल लेना, वो लास्ट में बहुत काम आते हैं, क्योंकि हेडिंग अगर आपको याद हो तो आप अंदर की चीजें लिख लोगे। ओके। जी मैम, थैंक यू मैम। अगर कोई और प्रॉब्लम होगी तो एफबी पे मैसेज कर देना। ओके, कोई प्रॉब्लम जी नहीं मैम। होगी। ठीक है। मैम हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। हाँ, गुड आफ्टरनून। मैम मेरा क्वेश्चन था कि जीएसआई में 2 पोस्ट होते हैं, एक जियोलॉजिस्ट की और एक हाइड्रोलॉजी की। जी। तो जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो मतलब वो लोग कुछ भी पूछ सकते हैं। हाइड्रोलॉजी अगर जैसे कि अगर मैंने जियोलॉजिस्ट के लिए पोस्ट के लिए मतलब कि फिल किया फॉर्म, तो वो हाँ, हाइड्रोलॉजी से भी पूछ सकते हैं। देखिए, जैसे जब मैं इंटरव्यू देने गई थी, तो मैं जीएसआई हाइड्रोलॉजी मेरा दोनों में हुआ था। तो हमारे टाइम प्रेफरेंस था, तो मैं प्रेफरेंस हाइड्रोलॉजी डाला था फर्स्ट, एंड सेकंड प्रेफरेंस डाला था मैंने जीएसआई। तो मुझसे दोनों के क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि मैंने पहला प्रेफरेंस अपना हाइड्रो डाला था, तो मुझसे 30 क्वेश्चन हाइड्रोलॉजी के पूछे गए थे। 30 क्वेश्चन, और इतने टफ क्वेश्चन थे कि कभी-कभी मैं मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि क्वेश्चंस कहाँ से उठा रहे हैं। बहुत टफ क्वेश्चन मुझसे, एक्चुअली बहुत टफ, क्योंकि वो हाइड्रोलॉजी में सीट्स 4 थे, बच्चे बहुत ज्यादा थे। बच्चे आई थिंक 14-13 बच्चे थे, और 4 सीट्स में लेना था। उसमें 3 पीडब्ल्यूडी के थे, 1 जनरल के थे। तो वो मुझसे जो है हाइड्रोलॉजी के 30 क्वेश्चन पूछे थे, और 5 क्वेश्चन उन्होंने जियोलॉजी के पूछे थे। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर आप जीएसआई के लिए जा रहे हैं तो वो आपसे हाइड्रो के क्वेश्चन ना पूछें। वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर आप प्रीलिम्स भी दे रहे हो, तो भी तो उसमें आप जीएसआई और हाइड्रोलॉजिस्ट दोनों के लिए को उसमें एग्जाम देना है। प्रीलिम्स में तो आप ये नहीं ना है कि आप जीएसआई के लिए जा रहे हो या हाइड्रो के लिए, वो तो आपका मेंस में है ना। आपको ये मेंस यस। में डिसाइड करना है। तो वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आप जीएसआई में जा रहे हो तो जियोलॉजी ज्यादा पूछेंगे, हाइड्रो कम पूछेंगे, या हो सकता है पूछे ही ना। तो आप तैयार होके जाना। हाइड्रो थोड़ा बहुत पढ़ लेना, बहुत थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भर का, बहुत लेंदी मत पढ़ना। लेकिन वो कुछ भी पूछ सकते हैं, मतलब हम क्यों ये बोले कि वो नहीं पूछेंगे, वो पूछ सकते हैं, वो कुछ भी मतलब पूछ सकते हैं। बेसिक्स पता होना चाहिए मुझे। हाँ, बेसिक पता होना चाहिए। आप हाइड्रो थोड़ा बेसिक पढ़ लेना, कोई भी बुक या कोई भी नोट्स ले लेना, किसी भी आईएसएम के नोट्स ले लेना, या बीएचयू के हमारे एस के तिवारी सर के नोट्स बड़े अच्छे हैं। जो भी हाइड्रोलॉजी के लिए जाना चाहता है, वो टॉट पढ़ना, एस के तिवारी सर का नोट्स पढ़ना। बीएचयू के एस के तिवारी सर के नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही अच्छे हैं। मैंने उनसे पढ़ा तो उन्होंने इतनी मोटी नोट्स दी थी हम लोगों को, इतनी मोटी, मतलब उन्होंने एक्चुअली पीडीएफ दिया था, तो हम लोगों ने उसको निकलवाया था, वो इतनी मोटी हो गई थी, लेकिन वो बहुत अच्छी है। वो डायग्राम के साथ उनके नोट्स है, और वो बहुत ही अच्छी है। जो हाइड्रोलॉजी में जाना चाहता है वो ये जरूर पढ़ेगा। और देखिए, अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो मैं ये नहीं कह सकती कि वो नहीं पूछेंगे, वो पूछ सकते हैं। आप पढ़ के जाना। ओके। ओके मैम, थैंक यू सो मच। ओके। हेलो मैम। हाँ, हेलो। मैम क्या आप बता सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे इंटरव्यू में? कुछ भी एक कोई भी आपको याद पड़ रहा हो, जैसा कुछ भी। मैम स्पेशली हाइड्रोजियोलॉजी का। मैं बताती हूँ, 1 मिनट, मैंने लिखा है मुझसे क्या पूछे गए थे। एक्चुअली याद ही नहीं आ रहा है कुछ। 1 मिनट, मैं बता रही हूँ ना, मेरे पास है एक्चुअली क्वेश्चंस, तो वो क्वेश्चन मैं बताती हूँ। 1 मिनट। वो एक्चुअली इतना ज्यादा
क्वेश्चंस था ना कि वो बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा मुझे, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने क्या-क्या क्वेश्चन पूछा था। जैसे उन्होंने डीप इरिगेशन के बारे में पूछा था कि आप डीप इरिगेशन जानती हैं? डीप इरिगेशन क्या होता है? अभी वो न्यू किसी साइंटिस्ट ने उसको अ, अभी उसने अपनाया था कि डीप इरिगेशन एक्चुअली में क्या होता है और कौन से स्टेट में ज्यादा यूज होता है। तो डीप इरिगेशन में मतलब जो इरिगेशन करते हैं ना वो डीप डीप में करते हैं, लाइक रेन वाटर होता है ना, रेन वाटर वैसे। तो वो राजस्थान और महाराष्ट्र में होता है क्योंकि वहाँ पानी की थोड़ी कमी है, तो उस वजह से वो जो इरिगेशन करते हैं ना वो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के करते हैं कि पेड़ को प्रॉपर न्यूट्रिशन वाटर भी मिल जाए और ज्यादा पानी भी मतलब वेस्ट ना हो। और उसके अलावा मुझसे पूछा गया था वो आर्सेनिक के बारे में पूछा गया था कि उसमें कोलकाता में आर्सेनिक क्यों ज्यादा है वाटर में और गंगा में आर्सेनिक क्यों है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। मुझे एक्चुअली मिल नहीं रहा है। मैं तुम ना एक्चुअली आप मुझे एफबी पे मैसेज कर दीजिएगा कि मैम मुझे ये पेपर चाहिए, मैं आपको दे दूंगी। मुझे एक्चुअली मिल नहीं रहा है अभी। ओके 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 आप मुझे एफबी पे मैसेज कर दीजिएगा कि मैम मुझे ये चाहिए। मैं आपको मैंने 2 पेज में लिखा है, जो 35 क्वेश्चन है ना मैंने सब लिखा हुआ है। हाँ, रिमोट सेंसिंग मेरा डिसर्टेशन है, तो रिमोट सेंसिंग से मुझसे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2 मेंडोलॉजी, 3 रिमोट सेंसिंग, 5 और 30 हाइड्रोलॉजी। मैं दे दूंगी। थोड़े क्वेश्चन टफ थे बट ठीक ठाक थे, मतलब कंपटीशन टफ था तो उस हिसाब से ठीक थे। हालांकि हाइड्रोलॉजी वालों को चारों को नंबर जो है वो इंटरव्यू में बहुत अच्छा नहीं मिला था। क्वेश्चन बहुत टफ थे तो हम लोगों को थोड़ी डिफिकल्टीज हुई थी। ओके मैम, थैंक यू। मैम आप फेसबुक पे और भी कोई अलग सोशल मीडिया पर है क्या, क्योंकि मैं फेसबुक पे अवेलेबल नहीं हूँ। मैं फेसबुक पे ही हूँ बस। Don't worry, any participants who need Deepa ma'am's email ID, I will share to that email ID in the Telegram group. And for the notes, I just want to say some few words. Like we the student of BHU, if we are studying in right now in that department, so we will not be able to, maybe we will not be able to share those content of professor without their consent. So if you want those things, you can ask to our super senior who has passed from the BHU, or like Deepa ma'am in FB or personally. So they will definitely provide with all the material. That is all I can share to you. And don't worry for the email ID or her FB. FB means where to log in or where to search her in FB. I will share all these things in the Telegram group, so you will get that. Okay, next. Thank you. Hello मैम। हेलो मैम। हाँ हेलो। मैम एक्चुअली मैं पूछना चाहता हूँ। कंटिन्यू। मैम मैं एक्चुअली पूछना चाहता हूँ, जीएसआई में डिफरेंट मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो अलग अलग मार्क्स के लिए कितना पेज का आंसर राइटिंग मतलब सफिशिएंट रहेगा वहाँ पे लिखना? हाँ, ये क्वेश्चन है। जैसे आपके पास जैसे पहले क्या था कि आप जितना चाहे उतना लिख सकते हैं, बट हमारे टाइम से क्या हुआ 2018 से कि आपको एक लिमिटेड पेज मिलेगा। आप उसी लिमिटेड पेज में आप लिखिए, उससे ज्यादा नहीं लिख सकते। लाइक एक पेज मुझे लगता है कितना बड़ा, इतना बड़ा पेज होगा, इतना बड़ा, वो 5 नंबर का। 5 नंबर के क्वेश्चंस को आपको इतने बड़े पेज में लिखना है। 10 नंबर के क्वेश्चंस के लिए आपको वैसे ही 2 पेज मिलेंगे, एक इधर और एक इधर, वही 10 नंबर का है। 15 नंबर के लिए आपको 3 पेज मिलेंगे, मतलब 5 नंबर के लिए आपको 1 पेज मिलते हैं। ओके, उसी में आप जितना आपको लिखना है, डायग्राम बनाना है, आप उसी में बनाइए। 10 नंबर के क्वेश्चंस के लिए आपको 2 पेज मिलेंगे। 20 नंबर के क्वेश्चन के लिए 4 पेज मिलेंगे। इतने में ही आपको लिखना होता है। वो बहुत ही लिमिटेड पेज आजकल कर दिए हैं 2-3 सालों से। उसके पहले तो आपको जितना चाहे उतना बी कॉपी सी कॉपी जितना लेना ले सकते थे, बट अब लिमिटेड पेज हो गए, तो आपको वहां लिखने में प्रॉब्लम नहीं है कि आपका कंटेंट आपके दिमाग में होना चाहिए और वो चीज आप उस पेज पे उतना लिख सके और डायग्राम बना सके। ओके, थैंक यू मैम। नेक्स्ट।
मैम एक टेलीग्राम में क्वेश्चन है from Anurag, from Sagar University. Ma'am, he want to ask that the answers that we want to write in the exam should be point wise or paragraph wise. पैराग्राफ वाइज, Okay, ma'am. पैराग्राफ वाइज ही लिखा जाता है, पॉइंट वाइज कभी मत लिखना। पैराग्राफ Okay, ma'am. वाइज ही लिखना, सब पैराग्राफ, पॉइंट वाइज कभी मत लिखना। और Okay, हाँ, ma'am. अगर आपके पास लास्ट में अगर आपके पास टाइम नहीं है तो जैसे होता है ना, कभी कभी 5 नंबर के क्वेश्चन है या 10 नंबर के क्वेश्चन है, आप लिखते लिखते कभी कभी आप डायग्राम, उस क्वेश्चन में आपको डायग्राम नहीं बनाना है, तो डायग्राम से तो पेज भर जाते हैं। अगर डायग्राम नहीं बनाते तो आप लिखते लिखते थक जाते हो। तो लास्ट में आप क्या करो, बस ऐसे ऐसे एरो बनाओ और लिखते जाओ। आप पॉइंट वाइज लास्ट में कर सकते हो, लेकिन आप पूरा पॉइंट वाइज नहीं कर सकते। अगर आप कर सकते हो पॉइंट वाइज तो लास्ट में कर लेना, या जो इम्पोर्टेंट है उसको आप पॉइंट वाइज बना सकते हो। अदरवाइज सब में मत करना, क्योंकि फिर नंबर नहीं मिलेंगे। थोड़ा बहुत करना, जैसे मेरा एनवायरमेंट जियोलॉजी में मेरा पेपर छूट रहा था, क्योंकि वो पेपर इग्नियस सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक बहुत ही लेंथी पेपर होता है, तो वो छूट रहा था। तो मैंने एरो वाइज एनवायरमेंट का लास्ट का लिख लिया था, आधा आधा पेज, तो नंबर मिला था मुझे, एनवायरमेंट में अच्छा नंबर मिला था। तो सब में पॉइंट वाइज मत लिखना, थोड़े में लिखना, और बाकी पैराग्राफ वाइज आंसर लिखना। ठीक है मैम। मैम आपको इंटरव्यू में पूछा गया होगा आप क्यों CGWB ज्वाइन किए हैं, आपने रिप्लाई क्या दिया, क्यों ज्वाइन करना चाहती है, उसका रिप्लाई क्या दिया? मुझसे पूछा गया था, तो मैंने तो एक्चुअली बताया था कि ये वाटर क्राइसिस बहुत ज्यादा है और मुझे उस फील्ड में हमेशा से जाना था। मैंने सिर्फ इतना ही आंसर दिया था, और वो लोग क्वेश्चन पे क्वेश्चन, बस कह रही हूँ ना 30 क्वेश्चन है, तो बस मैंने इतना ही जवाब दिया था कि सर हमारे इंडिया में वाटर, इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड, पूरे ग्लोबल में इतना वाटर क्राइसिस है। तो हम लोग जब जियोलॉजी पढ़ते हैं तो हम लोग ज्यादा जानते हैं कि हम वाटर क्राइसिस को कैसे दूर कर सकते हैं। तो इतना ही वाटर क्राइसिस काफी है, और आप, ये आपके ऊपर है, आप एक्स्ट्रा क्या ऐड कर सकते हैं। फिर दूसरे दूसरे किसी ने क्वेश्चंस मुझसे पूछ लिया था, बस मैंने इतना ही जवाब दिया था कि सर वाटर क्राइसिस बहुत ज्यादा है, और हम लोग एज ए जियोलॉजिस्ट हम लोग इसको दूर कर सकते हैं, और मुझे इस पे हाइड्रोलॉजी पे, मुझे हाइड्रोलॉजिस्ट बनना है, तो मैं इस पे काम करूंगी। ठीक है मैम। हेलो मैम। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। हेलो। हाँ हेलो, गुड आफ्टरनून। बोलिए बोलिए। हाँ हाँ मैम, एक्चुअली क्वेश्चन है कि जैसे कि एक दिन में दो पेपर होता है JSI का मेंस में। हाँ हाँ। तो मतलब सेकंड पेपर राइटिंग के मतलब वक्त कुछ ऐसा होता है कि मतलब लिखने में थोड़ा ऐसा, मतलब जैसे कि एक दिन में 80 पेज लिखना होता है, तो बहुत ज्यादा, मैं कह रही हूँ ना, बहुत ज्यादा। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि दूसरों के नोट्स फॉलो करने से बेटर है खुद के नोट्स बनाओ। जब आप सुबह से लेकर शाम तक लिखेंगे ना, तो आपको हैबिट हो जाएगी, लिखने की हैबिट हो जाएगी। हाँ, कोशिश कीजिए कि आप वॉलिनी वगैरह या कोई भी जो आपका हाथ दर्द करेगा, मुंह कुछ भी लेके जरूर जाइएगा, क्योंकि आपका हाथ, अगर आप सच में GSI का एग्जाम लिख रहे हैं तो आपका हाथ दर्द करेगा, वो करना है। मैं 2 टाइम मालिश करवाती थी अपने हाथ की, एक बार जब 12 से 2 मुझे टाइम मिलता था तब मैं मालिश करवाती थी अपने हाथों की, और जब मैं 5 बजे छूट के आती तो 6 बजे मालिश करवाती थी, क्योंकि मुझसे मेरा ऐसे, मैं बिल्कुल ऐसे रहती थी, वो लिखते लिखते हाथ बिल्कुल काम नहीं करता, सीरियसली बता रही हूँ। तो मूव या वॉल्यूम लेके जाना और अपने हाथों पे बिल्कुल ऐसे से रब करते रहना, और क्योंकि बहुत सच में हाथ दर्द हो जाता है। तो खूब पानी पीना, क्योंकि वो जून में होता है, अब तो अक्टूबर में होगा, तो हाथ दर्द करता है। तो कोशिश कीजिएगा कि कुछ मूव या वॉल्यूम लेके जाइएगा और अपने हाथों पे लगाइएगा, तो थोड़ा दर्द कम हो जाएगा। और देखिए, आंसर राइटिंग ये सब तो एक हंसी वाली बात हो जाती है, बट आंसर राइटिंग का ध्यान दीजिएगा। ओके मैम। 2019 का है? हाँ 2019 का है। हाँ हाँ 2019। ओके मैम, दैट मीन यू आर सुपर सीनियर, लाइक 2018 पास आउट बैच। हाँ या मैं 2018 में पास आउट हुई हूँ। तो इसमें जो फील्ड है ना, वो एक्चुअली बहुत ही कम है। फील्ड ONGC जैसी है, ONGC है, वैसे CGWB है। और किसी के क्वेश्चंस हैं? Anyone who wants to ask any question
to Deepa ma'am? Is Done, there ma'am. anyone? Thank you. Okay, ma'am, there is a question from Sobha Teli. She's watching your lecture in YouTube live, and she's asking about, is there any negative marking in GSI? नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप कोई भी क्वेश्चंस के जो आंसर है वो अलग लिखेंगे तो वो थोड़ा तो नंबर काट लेंगे। ऐसा एक्चुअली एक सीनियर ने कहा था, मैं थोड़ा इसके बारे में जानती नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर क्वेश्चंस कुछ और है और आंसर कुछ और लिख रहे हो आप, कि आपको सिर्फ पेजेस ही भरने हैं, तो थोड़ा तो वो नंबर काटते हैं। वैसे नेगेटिव मुझे नहीं लगता होता होगा, बट ये एग्जामिनर के ऊपर है ना, कि अगर वो देख रहे हैं कि क्वेश्चंस कुछ और है और बच्चे ने आंसर कुछ और लिखा है, तो वो थोड़ा तो नेगेटिव मुझे लगता है करते होंगे। बाकी मेरा तो नेगेटिव कभी, मुझे नहीं पता कॉपी कैसे चेक होती है, लेकिन एक सीनियर ने बोला था कि थोड़ा वो लोग 1 आध 2 नंबर हो सकता है काट दें। बाकी इसके बारे में नहीं जानती हूँ। मैम क्या नोट्स बनाने के टाइम में रिसर्च पेपर मतलब फॉलो कर रहे थे ना? बस बिल्कुल नहीं, बुक्स? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कह रही हूँ ना, मैंने आपको जितना बताया है ना, वो सीरियसली मैंने 3-4 सीनियर से पूछा था, और मैं अपना आपको बता रही हूँ कि मैंने यही पढ़ा था, कोई रिसर्च पेपर नहीं। रिसर्च पेपर मैंने सिर्फ मैंने एक भी नहीं पढ़ा था। बस बेसिन का मैंने थोड़ा, जोकरराम सर ने हम लोगों को दिया था, तो बेसिन पढ़ा था। वो भी जो जीएसआई की जो भी बेसिन है, वो मैंने उनसे पढ़ा था, गैरी निकोल से पढ़ा था। बस कोई रिसर्च पेपर यूज करने की जरूरत ही नहीं है। कह रही हूँ ना, लिमिटेड, जितना लिमिटेड आप रिसोर्सेस करोगे उतना बेटर होगा। हेलो मैम। हाँ हेलो। आपको रिवीजन के लिए कितना टाइम मिला था? मतलब कितना टाइम आप रखे थे रिवीजन के लिए? रिवीजन के लिए मैं उस वक्त तो क्लासेस बंद हो गए थे, और ये मैं 2018 की बात कर रही हूँ। 2018 में एक्चुअली मैंने एग्जाम दिया था, बट हुआ नहीं था मेरा। इंग्लिश में 2 मार्क्स से रुक गया था। बाकी ओवरऑल जो मार्क्स थे वो टॉपर से 10 नंबर ही कम थे, तो उसका थोड़ा दुख था। बाकी 2019 में तो मैंने पीएचडी तो ज्वाइन की नहीं थी, तो मैं घर पे ही थी, तो टाइम नहीं लगता। मैं 8-10 घंटे पढ़ लो काफी है, 8 घंटे बहुत है। उससे ज्यादा मतलब जितना भी पढ़ो अपना कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ो, बहुत ज्यादा उसी में रटने की जरूरत नहीं है। तो अगर मान लीजिए कि अगर आप पढ़ती भी हैं, नोट्स बना लेती हैं, तो अब आप बैठिए, टीवी देखते देखते पढ़िए, गाना सुनते सुनते पढ़िए, ये तो आप पे है ना। पढ़ते रहिए, 8 घंटे पढ़ लेना, 8 घंटे पढ़ लीजिएगा, काफी है। अब आप सुबह पढ़ते हैं, शाम में पढ़ते हैं, कुछ लोगों को सुबह की आदत होती है, हम लोगों को रात की आदत है, तो भी ये आप पे है। आप जैसे चाहे, मतलब आप कितने टाइम दे सकती हैं, कि आप लोग क्लास में भी हो, मतलब आप लोग तो क्लास वगैरह भी करना होगा, तो आप लोग को टाइम 4 ही घंटे या 5 घंटे मिलते होंगे। ओके? यस मैम। यस मैम। मैम प्रीलिम्स के लिए एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है? मैंने प्रीलिम्स नहीं दिया था। जिसने प्रीलिम्स क्लियर किया उससे पूछो, वो ज्यादा बेटर बता सकते हैं। मैंने प्रीलिम्स नहीं दिया था। मैं प्रीलिम्स के लिए सिर्फ जियोलॉजी पार्ट बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने पेपर देखा था इस साल का, तो कुछ क्वेश्चंस औसफ सईद से, बोबचे से बहुत कुछ मैच हो रहे थे। ये सब देखने के बाद मैं आपको बता रही हूँ कि पेपर 1 में ना जीएस वगैरह आता है, तो जीएस वगैरह मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो मैं कैसे बताऊं। हालांकि थोड़ा बहुत देख लेते हैं, बट जिसने प्रीलिम्स क्लियर किया है, आप उनसे जाके मिलेंगे, वो आपको ज्यादा बेटर बता पाएंगे। ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। नेक्स्ट, एनीवन? Is there any doubt from anyone? I think, ma'am, doubts are now clear. Clear. No one is asking any doubt, so you can conclude. And I must say, it was a very interesting and very informative lecture from you. We have learned a lot about the examination and how to prepare and how to make some strategy about, and also about the books, which books we should follow, and notes. So we are very thankful to you from the AAPG BHU student chapter, and thank you, ma'am. ओके। तो एक चीज मैं ये कहूंगी कि किसी को कोई भी डाउट होगा, कभी दिमाग में आ जाए, तो फेसबुक पे मैसेज कर देना। मैं बता दूंगी कि क्या करना है। ओके मैम, थैंक यू मैम।
हाँ, okay, I will share the link. I will share the direct link to ma'am's page, so you can go to that and send a friend request to her, and then that will be given to you in the Telegram group. and thank you very much to all of you, and okay, फिर मैं चलती हूँ, फिर bye bye. Okay, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Yeah. Thank you, ma'am. Okay. So the next Bye. class. So all the participants are informed that the next class will start at 3 p.m. right? Not from 3:30. Remote sensing class will start from 3 p.m. not 3:30. You can join by 2:35 or 2:40 p.m. right? That's Okay, it. now you can log you can have a half an hour. You have more than 40 minutes for your lunch break, and you can then join Mr. Ashwini Raju sir's class for the remote sensing, the lecture series. It will be the third day of his lecture, and just go for your lunch, do the lunch, and come back. We are waiting for you. Okay, thank you.